नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। अब यूपी की बारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है। बिगुल बज गया है मिशन 2022 का, जिसको साधने का प्रयास हर पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े संकेत मिलने लगे हैं। सियासी उठापटक तेज हो गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यूपी संगठन और सरकार की रिपोर्ट सौंपी है। अब इस रिपोर्ट के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली दरबार में कई बदलाव की कहानी भी लिखी जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली पहुंचेंगे और एक बार फिर से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर 3 दिन तक चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में सुगबुहाहट की लहरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और बसपा छोड़ बीजेपी में आए जुगल किशोर ने मुलाकात की है, इसके बाद यूपी की गलियों में अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि संगठन से सरकार तक अलग अलग टीमों के उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन की रिपोर्ट कार्ड को लेकर बीएल संतोष जो गए हैं, अब संघ प्रमुख क्या इस पर निर्देश देते हैं और क्या बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा। वहीं अब इसी पर सपा नेता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। सीधे बीजेपी पर वो निशाना साध रहे हैं और भू माफियाओं का राज उन्होंने यूपी में बताया है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भू माफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कानपुर के अंदर में नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पार्टी देते हैं, उस पार्टी में मनोज सिंह का नाम का हिस्ट्री सीटर आता है, उसके बाद पुलिस पकड़ने आती है उसको, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीप से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री सीटर को। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है, इसको गुंडा राज बोलते हैं योगी जी। यूपी को साधने के लिए अब यूपी की बारी है। इसको साधने के लिए मिशन 2022 को पूरा करने के लिए सभी पार्टियां जुड़ी हुई हैं और इसी में हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और इनसे आज हम चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ सपा से मौजूद हैं और प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी भटनागर जी, आज जिस तरह से अब रिपोर्ट सौंपी गई है और पहले जो 3 दिन का मंथन हुआ है उसके बीच अब क्या कुछ इस मंथन में निकला है, वो सबसे पहले बताइए कि आखिर बीजेपी ने जो 3 दिन का मंथन किया उसमें क्या खास बातें निकली। प्रदेश के अंदर आदरणीय संगठन मंत्री जी जो बैठकें शुरू करी गई हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके, उसके लिए गहनता से बैठकें चल रही है कि चुनाव को तहत चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, चुनाव पे हम सरकार को लेके जनता के बीच में जाएंगे कि हमने आपके ये कार्य करे हैं, और चीज को लेके मंथन चल रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, बहुत प्रदेश और एक बहुत बड़ी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर रही है उसको लेके भी वो माइनस भी प्लस हो, उसको लेके सीटों को लेके ही मंथन चल रहा है कार्य में। क्योंकि हमें आने वाला विधानसभा चुनाव किस तरह लड़ना है और किन कंडीशनों में लड़ना है, जनता के आगे क्या रूबरू होना है, हमने क्या किया है और हमने क्या नहीं किया है, सब चीजों को जनता के आगे फेस करना है, रखनी है, अपनी बातें रखनी है। क्योंकि हमें जनता का विश्वास बहुत जरूरी है अगर दोबारा विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। ठीक है, संदीप त्रिवेदी जी, आप सपा पार्टी से हैं और आप अब सपा आखिर क्या कर रही है। बीजेपी लगातार चुनावी दौर शुरू हो गया है और बीजेपी लगातार वादे भी कर रही है और बैठकों का मंथन भी शुरू हो गया है, लेकिन सपा फिलहाल क्या कर रही है, क्योंकि 6 महीने फिलहाल विधानसभा चुनावों में रह गए हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तैयारी आपने जिला पंचायत के चुनाव में और देख रखी है। पूरे उत्तर प्रदेश से इस समय समाजवादी पार्टी की एक लहर चल रही है और उसका सीधा परिणाम आपने जिला पंचायत के इलेक्शन में देख लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का लगभग टुकड़ा साफ हो चुका है
और जो कसर रह गई है वो आने वाले 6 महीने 7 महीने बाद जब इलेक्शन होगा तो आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनसे बेहाल हुई थी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को स्वीकारा है। ये आने वाला समय आप भी देखेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। लेकिन पंचायत चुनाव देखिए, पंचायत चुनाव हो गए हैं, ठीक है, आपने उसमें सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का, लेकिन पंचायत चुनाव से आप विधानसभा चुनाव तो नहीं साध सकते, आप इनका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं ना सर। लेकिन आप समझिए जो पंचायत चुनाव था वो एक लिटमस टेस्ट था इनके लिए। ये स्टार्टिंग थी उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2017 के बाद से ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिससे उत्तर प्रदेश की जनता सीधे प्रदेश के राजनीति को असर डाल सकती। पंचायत का चुनाव उसके बाद हुआ और पंचायत के चुनाव ने ये निर्णय कर दिया कि 2017 की जो गलती प्रदेश की जनता ने की थी वो 2021 में नहीं करने वाली। और उसका सीधा सीधा इसी ये जो बौखलाहट, आज आप मेरी बात समझ, जो बौखलाहट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच में वो इसी का परिणाम है। ये डबल इंजन की जो सरकार कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी एमआई है, हम मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार इनकी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक इंजन आगे लगा और एक इंजन पीछे लगा है और दोनों अपनी अपनी तरफ से खींच रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के विकास को हुआ है। संदीप त्रिवेदी जी, दोनों के आपके स्टार्टिंग कमेंट हो चुके हैं, अब आप क्रॉस क्वेश्चन भी एक दूसरे से कर सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी भटनागर जी, लगातार आरोप लगा रहे हैं सपा नेता कि बीजेपी का जो डबल इंजन की सरकार है वो एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे है, जो एक दूसरे से अलग धकेलने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो डबल इंजन की बात करते हैं, मैं आज इस बात का इनको जवाब दे दूं। जब आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे तब भी डबल इंजन की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित बैठे हुए थे, ये केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दे रखा था। तो डबल इंजन तो ये तब भी थे, इन्होंने क्या करा प्रदेश के लिए क्या नहीं कि ये बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इस समय हम 2017 के सत्ता मिली ना हमारे को, तो खजाने खाली थे हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसको ये बता देंगे कितना पैसा छोड़े गए थे। खजाने खाली थे और विश्व बैंक ने कर्जा देने के लिए मना कर दिया था उत्तर प्रदेश को साहब कि हम उत्तर प्रदेश को कोई कर्जा नहीं दे सकते। जिस समय 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। अब बताते हैं योगी आदित्यनाथ उस समय के अंदर वेस्ट से 49,000 करोड़ रुपए का लाभ आता था, जो उसको 1 लाख करोड़ रुपए करा गया इस समय। फिर बताता हूँ आपको, एक्साइज 12,000 करोड़ रुपए आता था, उसको 36,000 करोड़ रुपए पहुंचाया गया। उसकी योजनाएं बनाई गई कि जब हमें विश्व बैंक ने कर्जा देने से मना कर दिया तो उत्तर प्रदेश कैसे चले, कर्जा मुक्त कैसे हो, उसके लिए योजना बनाई गई। इसका जवाब ले लेते हैं सर, क्या ऐसे हालात हुए थे जो बीजेपी को इस तरह से तमाम स्थिति को संभालना पड़ा? देखिए, ये जिस तरीके से बात कह रहे हैं, 5 लाख करोड़ का बजट है, आप सबके सामने है। प्रदेश ने जो विकास किया था 2012 से लेकर 17 के बीच में, वो उसके बाद पूरी तरीके से ठप हो गया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का देख लीजिए, आप किसी भी तरीके औद्योगिक डेवलपमेंट देख लीजिए, आप किसानों का डेवलपमेंट देख लीजिए, आप छात्राओं का डेवलपमेंट देखिए, छात्रों का डेवलपमेंट देखिए, उसके बाद से पूरी तरीके से डेवलपमेंट पे इनका काम खत्म हो गया। और ये सिर्फ पीछे की बातों करते रहे, ये हो गया वो हो गया, इससे कैसे हो जाएगा वैसे कैसे, इनके पास सिर्फ पीछे की बातों का। आऊंगी आपके पास जी, आप दोनों का मैं कमेंट लूंगी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से वक्त का ब्रेक हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ 3 T's ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब यूपी की बारी है, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनावों में अब मात्र 6 महीने ही बाकी रह गए हैं और उसके बाद कब ये चुनाव होंगे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चुनाव आयोग कभी भी इनका फैसला सुना सकता है कि अब चुनाव कब होंगे, तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए। देखिए, जो अभी आप बात कर रही थी, आप 2017 में इनका ही घोषणा पत्र पढ़ लीजिए एक बार, आपको सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि इन्होंने 2017 के घोषणा पत्र में क्या बातें कही थी और 2021 आ रहा और उसमें से कितनी बातें पूरी हुई। एक भी बात पूरी नहीं कर पाई। मैंने बात करी के चुनाव आप एक घोषणा पत्र के एक एक पॉइंट उठा के देख लीजिए, इन्होंने जहां जहां जो बातें कही वो बातें नहीं। 5 लाख करोड़ इनको अपने घोषणा पत्र का जवाब 2021 में देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता। जी, प्रदीप भटनागर जी कुछ कह रहे हैं, कहिए सर। कह रहा था, मैंने आपको बताया वित्तीय घाटा की जो था सरकार में जब मिली तो हमें वित्तीय लोगों ने लोन देने के लिए मना कर दिया था उत्तर प्रदेश के नाम पे, विश्व बैंक में भी। आप उस चीज पे नहीं आ रहे। आप मैंने अभी आपसे इस चीजें पूछी कि मैंने कि आप बताइए कि 2017 में आपने खाली खजाने छोड़े, आपने उस बारे में नहीं बताया आपने। क्योंकि कहीं चीजों में छुपाना घुमाना नहीं चाहिए। उत्तर कैसे संसाधन बढ़ाए खजाने भरने के लिए, विकास करने के लिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ तो आप उस पर नहीं बोल रहे। आप मैंने बताया आज जिस समय जी चलिए, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, माफी चाहूंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा दे। पंजाब से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली में पेशी से पहले कैप्टन का दाव। बड़ी और अहम खबर, दिल्ली में आज पेशी है जिसपे धुर विरोधी सुखपाल खैरा को कांग्रेस में करवाया शामिल। बड़ी और अहम खबर, धुर विरोधी थे, लगातार काफी समय से इनके बीच में विवाद था, लेकिन अब पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल खैरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को ये बड़ी सफलता, और आप विधायक जगदेव सिंह कामलू भी अब शामिल हो गए हैं। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं सुखपाल खैरा, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को बड़ी सफलता, यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बड़ा दाव चला है। जहां कांग्रेस में मनमुटाव देखने को मिला था, वहां इस बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा दाव चला है, जिसमें धुर विरोधी सुखपाल खैरा को कांग्रेस में शामिल करवा लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, इसी पर हमारे साथ जगतार सिंह सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगतार जी, जिस तरह से अब कांग्रेस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा दाव चलते हुए सुखपाल खैरा को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली जाना था, जो तीन मेंबरी कमेटी बनी उसके सामने पेश होना था, लेकिन दिल्ली जाने से पहले आज जो आम आदमी पार्टी के बागी विधायक थे, जिसमें सुखपाल सिंह खैरा जो पूर्व नेता विपक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने बाद में अपनी पंजाबी एकता पार्टी बनाई, और उनके साथ सुखपाल सिंह खैरा के साथ दो जो और अन्य बागी आम आदमी पार्टी के जगदेव सिंह कमालू और फिरमल सिंह, वो भी दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए झटका और कांग्रेस पार्टी के खेमे में खुशी बताई जा रही है। 3 सीटें जहां ब्लॉक से सुखपाल सिंह खैरा वो काफी मजबूत दावेदार माने जाते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये जो इनकी जो शामिल किया गया कांग्रेस पार्टी में, ये सोनिया गांधी की अप्रूवल के बाद इन तीनों को शामिल किया गया और जल्द वो मिलेंगे। उन्होंने साथ कहा कि ये इन तीनों का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी धुर विरोधी रहे हैं ये दोनों, और अब एकदम से इस तरह से एक साथ आ जाना, सियासी मायने क्या है इसके? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए पंजाब विधानसभा चुनाव और तीनों जो सुखपाल सिंह खैरा वो पहले ही आम आदमी पार्टी के बागी थे, अन्य जो जगदेव सिंह कमालू और फिरमल सिंह, उनको लगता है कि अब 6 महीने में 2022 के विधानसभा चुनाव को रह गए। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी में अब उतनी मजबूत पार्टी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अपना अगर सियासी जो उन्होंने कैरियर को और मजबूत करना तो उनके लिए दरवाजे खुले थे, लेकिन उनके लिए सामना एक सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी में आज वो शामिल हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जगतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब में ये बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में पेशी के से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा दाव चला है और धुर विरोधी सुखपाल खैरा को कांग्रेस में शामिल करवा लिया है। चलिए, तो यूपी की बारी है विधानसभा चुनावों की, और यूपी में विधानसभा चुनावों को साधने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। चुनावी तैयारी में अब पूरी तरह से बीजेपी जुट गई है। पहले 3 दिन का मंथन हुआ था और अब एक बार फिर से दिल्ली दरबार में 3 दिन का मंथन किया जाएगा। आज बीजेपी प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे दिल्ली, जहां पर बड़े बदलाव के संकेत मिल सकते हैं।
चलिए, दोनों हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार फिर से मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी लगातार तैयारियों का दौर उन्होंने शुरू कर दिया है, सपा पार्टी की तैयारी क्या है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि आपने बसपा से जब गठबंधन किया था तो क्या कुछ हालात थे, क्या चीजें थी, हमने सब कुछ देखा था। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए अब सपा किस तरह से मैदान में उतरेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि हम छोटे दलों का स्वागत करते हैं, जो हमारी समान विचारधारा के दल हैं। जी। उत्तर प्रदेश में जितने भी छोटे छोटे दल हैं, उन सबका स्वागत समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे सारे दल समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हुए। समाजवादी पार्टी एक बड़े विचारधारा के साथ जाना चाह रही है और उस समान विचारधारा के लोग जितने भी ठीक है, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। चलो, तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी के गोंडा से बता रहे हैं आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। बड़ा हादसा, तालाब में नहाने गए एक युवक, घर में 6 बच्चे डूबे हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, तालाब में नहाने गए थे ये 6 बच्चे, 5 की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर शोक जताया है। नहाने गए थे ये बच्चे नहर पर, जिसमें 6 बच्चे एक साथ नहर में डूब गए, जिसमें से 5 की मौत हो गई है और एक बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर दुख प्रकट किया है, शोक जताया है। दुखद खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 बच्चों की डूबने से यहां पर एक की हालत गंभीर है और 5 बच्चों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर बता रहे हैं आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मौत पर शोक जताया है, दुख व्यक्त किया है उन्होंने। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नहर पर गए थे ये बच्चे नहाने के लिए, गर्मी से निजात पाने के लिए गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा और 6 बच्चे एक साथ नहर में डूब गए, जिसमें से 5 बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चा फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। इसी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है, दुख प्रकट किया है उन्होंने भी। चलिए, तो अब यूपी की बारी, हम एक बार फिर से रुख गेस्ट का कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है। संदीप जी, आपसे मैं सवाल कर रही थी कि आखिर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, सपा फिलहाल क्या कर रही है और किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी? समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को किसको लड़ाना है, इसके लिए 1 साल पहले ही आवेदन मांग लिए गए थे और उन पर स्क्रूटनी हो रही है। ब्लॉक लेवल पर बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबका आह्वान कर दिया था और वो प्रशिक्षण के स्तर पर इस समय चल रहा है। बूथ लेवल तक हमारा पूरा संगठन रेडी है, जिसका आपने अभी पंचायत में पूरा देख ही लिया है कि किस तरीके से हमने जीता है। ये सब चीजें ठीक है संजीव जी, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन सपा खुद को मजबूत दावेदार कैसे पेश करेगी? मैं इस बात का जवाब चाह रही हूँ आपसे। मैंने आपको बताया ना, हम एक बड़े गोले को बनाना चाह रहे हैं और उसमें हर छोटे गोले का स्वागत, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं
उन सबका स्वागत है। एक बड़े गठबंधन के साथ हम जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो छोटे छोटे दलों का होगा, किसी बड़ी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। इसमें जिस तरीके के लोग उत्तर प्रदेश में है छोटे दलों के साथ में, वो सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। उसके अलावा बूथ लेवल तक हमारा संगठन रेडी है। विधायकों के लिए हमने प्रत्याशिता मांग ली गई थी, उसका स्क्रूटनी हो रही है, उसका काम चल रहा है। जी ठीक है। प्रदीप भंडारकर जो आपके पास आऊंगी, सपा कह रही है कि वो इस बार बेहद मजबूती से उतरेगी चुनावी में, और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी का इस बार सूफड़ा जिस तरह से उन्होंने पंचायत चुनाव में साफ किया, वो अब विधानसभा चुनावों में भी करेगी। आप किस तरह से मजबूती रखते हैं और इस पर उनका क्या जवाब होगा? बिल्कुल, पहले तो मैं साथी बता दूं, तो जिला पंचायत चुनाव हुए, इनको यही पता है कि इनके जो समर्थन में जिन्होंने समर्थन नहीं दिया था, जो जीत के आएगा वही आएगा। इन्हें पता है कि इनकी सीटें आएगी, और सेकंड पोजीशन में किसी की सीटें आई ये भी नहीं पता है, किसका सूफड़ा साफ हो किसका नहीं हुआ। इन्हें संज्ञान में आ जाना चाहिए पॉलिटिक्स। मैंने भदौरे जी को भी सुना, शायद भदौरे जी को ना बोलने की ज्यादा वो मुद्दों पे नहीं बोलते। जैसे अभी एक कोई घटना हुई कहीं प्रदेश के अंदर, कोई अपराधी भाग गया छोड़ के, उन्होंने फौरन बीजेपी के कार्यकर्ता जोड़ दिए, और पूरी मीडिया ने, प्रदेश की मीडिया ने दिखाया, नेशनल मीडिया ने भी दिखाया कि उसे कैसे लोगों ने छुड़वाया। मगर देखिए इनकी मंशाएं कितनी छोटी हैं, इन्होंने फौरन बीजेपी को टारगेट किया उसमें कि बीजेपी के नेता थे। मुझे लगता है कि थोड़ी सी मानसिकता की कमियां इनमें इतनी आ गई है, क्योंकि सत्ता से दूर हो जाती है तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए मैं विकास की बात करता हूँ, प्रदेश के अंदर क्या है। चलिए विकास के मुद्दे पर आपसे एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, विकास के मुद्दे पर आपकी बात जानने के लिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब यूपी की बारी है। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। भटनागर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपसे मैंने सवाल जो किया था उसका जवाब चाहूंगी मैं आपसे। आप बात कर रहे थे सर, दोबारा रिपीट करेंगे? विकास की सर आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। पहले मैंने आपको बताया कि हमने अपना कोष कैसे बढ़ाया। देखिए हमने कृषि और एमएसएमई को लेकर अपना योजना बनाई कि कैसे बढ़ाया जाए। पहले 2017 से पहले जो स्टाम्प की ड्यूटी आती थी, पहले 8 करोड़ 10 करोड़ कहते उसे 25 करोड़ पहुंचाया हमने। कैसे अपने सरकार चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए काम किया। अब आते हैं योजना के लिए। देखिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 31 जिलों में पूर्ण 24 घंटे बिजली योजना का जो काम था वो पूर्ण कर लिया है। 1,67,000 उत्तर प्रदेश के गाँव वासियों को फ्री बिजली देने की योजना चालू हो चुकी है। प्रदीप जी ठीक है ये सब योजनाएं, लेकिन सुनिए, लेकिन पिछले 5 साल का विधानसभा चुनावों का जो इतिहास है वो ये बताता है कि हर साल हर पार्टी बदलती है, हर बार सत्ता बदलती है। तो इस बार आप खुद को मजबूत करने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? हालांकि आपने मंथन पहले शुरू कर दिया है, ये बात आप भी मान चुके हैं, और आज भी ये मंथन होगा। खुद मोहन भागवत आएंगे दिल्ली में और तमाम 3 दिन तक वो उत्तर प्रदेश की चुनावी जो भी सियासत है उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल किस तरह से बीजेपी मजबूती के साथ उतरेगी? जिस तरह से 2017 में आपका प्रदर्शन था, क्या एक बार फिर से वही प्रदर्शन होगा विधानसभा चुनावों में? जी बिल्कुल होगा। और हम लोगों ने तहसील को ताल्लुकों से जोड़ने के लिए 4 लेन बनाने की शुरुआत करी। इसीलिए हमने जो माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि गांव शहर की तरफ जुड़े, उस काम को आगे बढ़ाने के अंदर हमने हर जिले को तहसील से जोड़ने का काम किया। 4 लेन बनाने का काम शुरू कर रखा है, जो पूर्ण रूप से पूरा भी हो चुका है। हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे का काम चालू है, समय लगेगा पूरा हो जाएगा। हमने ऐसे ही बुलंदखंड का जो है एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है।
हमने हर परियोजनाएं जो बनाई है जनता के लिए बहुत सारी बनाई है और काम भी किया है और कर भी चुके हैं पूरे कामों को लेकर। मैंने अब जैसे सबसे बड़ी पहले प्रदेश के अंदर राजनीति होती थी बिजली को लेके, ठीक है उस जी, ठीक है। समझते जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे, सभी ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, 325 सीटें हासिल की थी 403 में से। लेकिन अब सपा किस तरह से टक्कर देगी? आपने बताया कि आप छोटे छोटे दलों को मिलाकर करेंगे, लेकिन इतने जल्द अब एक साथ मिलेंगे इतने दल, तो क्या वाकई आप टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगी। देखिए, आप मेरी बात समझिए, उत्तर प्रदेश का जो टेम्परामेंट है, जो उत्तर प्रदेश की जनता का इस समय इन्होंने बरगलाया, इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलने का परिणाम ये था कि 2017 में ये सत्ता में आ गए। लेकिन उसके बाद जनता को इस बात का एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती हुई और आज 2022 आ रहा है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ है। लड़ना काम इनका, हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम तो जीत रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी जी संजीव जी, ठीक है। ये बातें तमाम देखने वाली होंगी कि किसका सुपड़ा साफ होगा और कौन एक बार फिर से सत्ता में आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे साथ बातें साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए अब यूपी की बारी है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।